हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है धातु एवं अधातु। इसमें फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे धातु अधातु के भौतिक और रासायनिक गुण। चलिए देखते हैं धातु अधातु के भौतिक और रासायनिक गुण। पहले हम इसमें देखेंगे भौतिक गुण। चलिए इसको एक चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं। यहाँ पे लिखते हैं गुण, भौतिक या रासायनिक होगा, यहाँ होगा धातु और यहाँ होगा अधातु। तो भौतिक गुण है, भौतिक गुण। फर्स्ट गुण है धातु का, यह विद्युत ऊष्मा के चालक होता है। और सेकंड गुण है यह आघात वर्धनीय होता है और तन्य होता है। आघात वर्धनीय मतलब कि इसको पीटने पर यह बहुत ही ज़्यादा फैल सकता है। जैसे लोहा को आप पीटिएगा तो वह बहुत ही पतला पतला परत में हो जाएगा, और यदि किसी ठोस ईटा पत्थर के पीटिएगा तो वह चूर चूर हो जाता है। इसलिए धातु के आघात वर्धनीयता अधिक होता है। आघात वर्धनीयता, और इसी को तन्यता भी कहते हैं, या तन्यता अधिक होता है, अधिक होता है। थर्ड है इसमें ठोस और कठोर। अधिकतर धातु जो होता है ठोस हो सकता है और कठोर होगा। फोर है इसमें धात्विक गुण। धात्विक गुण मतलब इसमें बहुत सारा गुण आ जाता है। जैसे कि धात्विक गुण में आ जाते हैं धातु चमकीला होता है, धातु कठोर होता है, यहाँ लिख ही दिए हैं। और धातु विद्युत के सुचालक होता है, इत्यादि इत्यादि। इसमें धात्विक गुण आ जाएगा और धात्विक गुण लिखिएगा। और फिफ्थ है धात्विक चमक। धात्विक चमक भी धात्विक गुण में ही आ जाएगा, इसलिए इसको नहीं लिखते हैं। और अधातु आ जाते हैं। यहाँ अधातु का फर्स्ट गुण है विद्युत ऊष्मा के कुचालक होता है। सेकेंड गुण है यह भंगुर होता है, यह भंगुर होता है। भंगुर मतलब कि इसको पीटने पर चूर चूर हो जाता है। थर्ड है यह ठोस, गैस और द्रव्य तीनों अवस्था में पाया जाता है। फोर गुण है इसका, यह मुलायम और
और चमकहीन होता है, चमकहीन होता है। देखिए फ्रेंड्स, धातु और अधातु का भौतिक गुणधर्म उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन धातु और अधातु के रासायनिक गुणधर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको याद रखिएगा। रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म फर्स्ट है इसमें, धातु जो है वह O2 से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। और सेकेंड है इसमें, धातु जो है H2O से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, प्लस H2 मुक्त करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, धातु H2O से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रो ऑक्साइड तो बनाता है, लेकिन H2 मुक्त करता है गैस के रूप में। ये पूछ सकता है, कभी कभी पूछता भी है एग्जाम में। धातु प्लस अम्ल, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस H2 गैस देता है। 4 अभिक्रिया है, धातु प्लस HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये भी लवण देता है और H2O देता है, ना कि हाइड्रोजन गैस। देखिए यहाँ अम्ल, धातु प्लस अम्ल, लवण प्लस H2O देता है, लेकिन HNO3 अम्ल रहेगा तो H2O देगा। पर यदि HNO3 के जगह मैग्नीशियम नहीं, यदि धातु के जगह मैग्नीशियम, मैग्नीज या फिर H2 मैग्नीज रहे तो H2O के जगह पे H2 गैस ही देता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये एक अपवाद है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं अधातु के रासायनिक गुणधर्म। फर्स्ट गुणधर्म है, अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाता है। सेकेंड है, अधातु प्लस जल अभिक्रिया नहीं करता है, याद रखिएगा। थर्ड है, अधातु प्लस अम्ल भी अभिक्रिया नहीं करता है, कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। बस इसमें सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट बात है कि अम्ल अधातु प्लस O2 धातु ऑक्साइड बनाता है, और इसमें इम्पोर्टेंट चारों बात याद रखिएगा। ये इम्पोर्टेंट है, ये भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, एक होता है एक्वारेजिया। जिसका जो एक्वारेजिया होता है वह HCl और HNO3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के 3:1 के रूप में मिलाने पर बनता है एक्वारेजिया, जो कि एक्वारेजिया को ही अम्लराज भी कहते हैं। एक्वारेजिया यहाँ लिख देते हैं, एक्वारेजिया या अम्लराज।
राज। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। और सेकंड पार्ट है इसका आयनिक यौगिक धातु और अधातु के मिलने से बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो कोई रिवीजन वीडियो है और इसमें पूरा डिटेल नहीं पढ़ाया जाएगा। ये क्विक रिवीजन वीडियो है। यदि आपको पूरा वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा और प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें पूरा वीडियो दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ आयनिक यौगिक के गुणधर्म बताते हैं आपको। ये एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, आयनिक यौगिक के गुणधर्म। फर्स्ट गुण देखिए फ्रेंड्स, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। आयनिक यौगिक के गुणधर्म यहाँ लिख देते हैं। आयनिक यौगिक के गुणधर्म। आयनिक यौगिक बनता है धातु प्लस अधातु से और उसका गुणधर्म जो है ये है फर्स्ट गुणधर्म। इसका फर्स्ट गुणधर्म है यह ठोस, कठोर और भंगुर प्रकृति के होता है। ठीक है। और सेकंड गुणधर्म है इसका गलनांक, क्वथनांक उच्च होता है। उच्च मतलब कि अधिक होता है। थर्ड पॉइंट है यह जल में विलेय मतलब कि पूरा घुल जाता है। ठीक है, विलेय होता है। फोर्थ पॉइंट है यह 4 पॉइंट इसी में लिख देते हैं। यह जल में विलेय होता है और जलीय विलयन में आयन में टूट जाता है। 4 पॉइंट लिखिए। 4 होगा कार्बनिक पदार्थ में अविलेय होता है। यह आयनिक यौगिक जो है यह कार्बनिक पदार्थ में अविलेय होता है। यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ के मतलब जैसे कि तेल हो गया, वह कार्बनिक पदार्थ है। तेल जैसा जितना भी कुछ है सब कार्बनिक पदार्थ है। ये हो गया आयनिक यौगिक के गुण। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखेंगे अयस्क से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा। अयस्क से धातु प्राप्ति करना। कोई भी अयस्क है तो उस अयस्क से धातु कैसे प्राप्ति किया जाता है उसी को यहाँ पे देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अयस्क से धातु प्राप्त करने के 3 चरण हैं। उसका फर्स्ट चरण है अयस्क का सांद्रण। सांद्रण मतलब होता है अयस्क से अशुद्धि को हटाना। जैसे मिट्टी उट्टी लगा हुआ रहता है उसको हटा देना है। इसी विधि को कहते हैं अयस्क का सांद्रण। सेकेंड पार्ट है अयस्क से धातु का निष्कर्षण, या फिर इसी को बोलते हैं धातु कर्म। थर्ड पार्ट है धातु के शुद्धिकरण। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो धातु होता है वह 3 चरण से गुजर कर आता है। फर्स्ट
फर्स्ट चरण है अयस्क का सांद्रण से, इसमें अयस्क से अशुद्धि को हटाया जाता है। सेकंड चरण है अयस्क से धातु का निष्कर्षण, या फिर इसी को धातु कर्म कहते हैं। यह क्या होता है आगे हम चर्चा करेंगे। और थर्ड पार्ट है धातु के शुद्धिकरण। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। लिखिए फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हम बता दिए हैं अयस्क का सांद्रण, अयस्क से अशुद्धि को हटाना। और सेकंड देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड यहाँ पर आएगा, यहाँ शॉर्ट में लिखते हैं धातु का निष्कर्षण, निष्कर्षण या फिर धातु कर्म। यहाँ पे देखिए 3 चरण आएगा, यहाँ भी 3 चरण आएगा। फर्स्ट है ए है फर्स्ट, अभिक्रिया श्रेणी, अभिक्रियाशीलता श्रेणी जो है वह पिछले वीडियो में यदि आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा, क्योंकि उसके आधार पे यहाँ पे अयस्क का निष्कर्षण होगा। यहाँ चलिए देखते हैं। सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु को विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। अब विद्युत अपघटन क्या होता है तो आगे हम पढ़ेंगे। विद्युत अपघटन के बी है बीच वाले धातु मतलब कि क्रियाशीलता श्रेणी के बीच वाले धातु, यहाँ पूरा लिखते हैं अभिक्रियाशीलता या फिर सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी के बीच वाले धातु को भर्जन या निस्तापन करके निष्कर्षण किया जाता है। अब भर्जन क्या है ये भी आगे हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए भर्जन समझ लीजिए। पहले भर्जन होता है जो कोई भी अयस्क को कोक के साथ मिलाकर और उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, उसी को भर्जन कहते हैं। और यहाँ पे सी पार्ट है नीचे वाले धातु, यहाँ भी लिखेगा सक्रियता श्रेणी के नीचे वाले धातु को शुद्धिकरण करके निकाला जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सी पार्ट है, ये सी पार्ट देखिए यहाँ पे थर्ड पार्ट है धातु के शुद्धिकरण। तो धातु के शुद्धिकरण जो होगा सक्रियता श्रेणी के नीचे वाले धातु को निकालने के लिए ही धातु के शुद्धिकरण किया जाता है। और फर्स्ट में देखिए क्या है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु को विद्युत अपघटन के द्वारा निकाला जाता है, उसके बाद उसको फिर शुद्धिकरण किया जाता है। अब बी में क्या है, बीच वाले धातु का भर्जन या निस्तापन करके निष्कर्षण किया जाता है, उसके बाद निष्कर्षण के बाद शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये तो कुछ पॉइंट हो गया
अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट कुछ धातु है और उसका अयस्क है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए धातु के नाम, कलर चेंज कर लेते हैं ना, धातु के नाम और धातु प्राप्त करना, ठीक, या फिर प्राप्त करने की विधि। जैसे फर्स्ट है मरकरी, इसका होता है Hg और मरकरी के होता है एक अयस्क सिनेबार। देखिए फ्रेंड्स, हम जितना भी यहाँ पे लिख रहे हैं चीज़ वो आपको याद रहना चाहिए, ये पूछ सकता है। Hgs होता है सिनेबार, सिनेबार किसका अयस्क होता है तो मरकरी का। सिनेबार में O2 को मिलाने के साथ Hg प्लस SO2 होता है, ठीक। तो देखिए सिनेबार से Hg निकल गया ना, इसको फिर शुद्धिकरण किया जाता है, लेकिन अभी हम सिर्फ निष्कर्षण देख रहे हैं, ठीक है। दूसरा है कॉपर, इसका होता है Cu। अब कॉपर का एक अयस्क होता है Cu2s, कॉपर ग्लांस, इसको कहते हैं कॉपर ग्लांस, ये भी याद रखिएगा। कॉपर ग्लांस के साथ O2 मिलाने पर Cu2O बनता है और प्लस SO2 बनता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तो Cu2O बना, कॉपर ऑक्साइड बना है CuO2, ठीक है। लेकिन यहाँ हमको चाहिए कॉपर, तो कॉपर पाने के लिए फिर से इसको एक बार Cu2O को एक बार Cu2S कॉपर ग्लास के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है, तो कॉपर और SO2 प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ देखिए 2 चरण में कॉपर प्राप्त हुआ है, फर्स्ट चरण ये हुआ, सेकंड चरण ये हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड देखिए क्या है। थर्ड यहाँ पे एक होता है थर्मिट अभिक्रिया, थर्मिट अभिक्रिया में होता है Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, तो यहाँ होगा फेरस और Al2O3 प्लस, बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट होता है। तो यदि आप लोग लोहार की दुकान पे गए होंगे तो लोहार वेल्डिंग करता है, तो वेल्डिंग में यही अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। उसमें फेरस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है और एल्युमिनियम के साथ में, और हीट उसको देने पर फेरस प्लस एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है और हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। इसके वजह से लोहा जो है पिघल जाता है और जुड़ जाता है एक दूसरे में। तो चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पे 4 है जिंक, Zn, इसका एक अयस्क होता है जिंक ब्लेड को यदि O2 के साथ मिलाया जाता है तो ZnO प्लस SO2 देगा। अब फिर इसको 2 चरण में करना पड़ता है, ZnO प्लस ZnS उसी के जैसा है, यदि करते हैं तो Zn बनता है और SO2 बनेगा। देखिए फर्स्ट चरण ये हुआ, सेकंड चरण ये हुआ, देखिए हम हाईलाइट कर देते हैं। फर्स्ट चरण ये हुआ, फर्स्ट चरण, और सेकंड चरण ये हुआ, ZnS यहाँ होगा, मिट गया है, यहाँ होगा ZnO होगा। तो यहाँ देखिए आप अच्छा से लिख लीजिएगा, फर्स्ट चरण, सेकंड चरण। अब चलिए यहाँ पे एक और इसका होता है ZnCO3, कैलेमाइन, इसको बोलते हैं कैलेमाइन, ठीक है।
यह जो है गर्म करने पर ZnO प्लस CO2 में टूट जाता है। अब फिर ZnO को यदि कोई भी अपचायक मतलब कि जैसे कार्बन हो गया, इस के साथ यहाँ अपचायक लिखते हैं। अपचायक किसको कहते हैं आगे आपको समझाया जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में। अपचायक Zn प्लस CO2 बनेगा। देखिए ZnO से Zn बन गया तो समझिए जिंक निकल गया है। अब यहाँ पे देखिए भी 2 चरण में हुआ है, 2 चरण में, इसको याद रखिएगा। अब यदि एग्ज़ाम में आ जाता है भी अभिक्रिया तो आपको 2 चरण में करके दिखाना होगा, ठीक है। यहाँ देखिए इसको यहाँ लिख लेते हैं जिंक Zn, ठीक है। चलिए ये एक चार्ट के रूप में आप बना लीजिएगा तो आसान होगा आपको एग्ज़ाम टाइम रिवीजन में। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे है देखिए अब आगे देखिए देखते हैं धातु के शुद्धिकरण या फिर परिष्करण। निष्कर्षण तो देख लिए हैं, अब शुद्धिकरण देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, ये जो पढ़े हैं वे क्रियाशील धातु के निष्कर्षण है। धातु के निष्कर्षण है, ये धातु के निष्कर्षण है, ठीक है। अब यहाँ देखिए बी हम पढ़ लिए हैं और ए यहाँ पे पहले से ही बताया गया है, बचा सी। अब सी यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, सी यहाँ लिख दीजिए। तो चलिए देखते हैं धातु के परिष्करण या फिर शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। धातु के परिष्करण या फिर शुद्धिकरण विद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा किया जाता है। अब विद्युत अपघटनी परिष्करण क्या है पहले लिख लेना चाहिए। धातु के परिष्करण या फिर शुद्धिकरण दोनों ही एक ही बात है। या फिर शुद्धिकरण विद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा किया जाता है। अब देखिए विद्युत अपघटनी परिष्करण क्या है। यहाँ देखिए फिगर इसका बनाते हैं। ये प्लस सिरा है, ये माइनस सिरा है, ठीक है। ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है। इसको बैटरी के साथ जोड़ दीजिए। प्लस माइनस है, प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ शुद्ध कॉपर के परत रखिए, प्लेट रखिए और यहाँ अशुद्धि जो है कोई भी कॉपर के जैसे कॉपर ग्लास हो गया इसमें रखिए, ठीक है। यहाँ अशुद्ध कॉपर, ठीक है। अशुद्ध कॉपर के प्लेट है, ये शुद्ध कॉपर के प्लेट है और एक विलयन है, वह विलयन है CuSO4। अब CuSO4 में जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तो यहाँ पे जो अशुद्ध कॉपर है, अशुद्ध कॉपर के प्लेट, इसमें कॉपर निकल के विलयन में आएगा और इस विलयन से कॉपर इसमें जाएगा और अशुद्ध जो होगा यहाँ पे जो भी अशुद्धि होगा वह नीचे जम जाएगा, ठीक है। इसको दिखा देते हैं।
अशुद्धि जो है नीचे जम जाएगा और यहाँ पे जम जाएगा, और इसी को कहते हैं एनोड पंख। एनोड पंख इसी के द्वारा, देखिए फ्रेंड्स, कोई भी अयस्क जो है उसको पहले अयस्क से निष्कर्षण किया जाता है, उसके बाद उस जो निष्कर्षण किया जाता है धातु, उस धातु वह पूरा शुद्ध नहीं होता है, उसको शुद्ध करने के लिए, प्योर शुद्ध करने के लिए फिर शुद्धिकरण किया जाता है। शुद्धिकरण में जो अयस्क से धातु निष्कर्षण किया गया है उसी को इसमें माइनस सिरा में लगाते हैं और प्लस सिरा में एक शुद्ध कॉपर के प्लेट लगाते हैं। तो ये जो विलयन है, जो धातु यहाँ पे रहेगा उसी के विलयन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कॉपर लिखें तो कॉपर सल्फेट, यदि यहाँ पे फेरस लिखें आयरन तो यहाँ पे फेरस सल्फेट होगा, ठीक है। इसी को कहते हैं विद्युत अपघटनी परिष्करण। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे है संक्षारण। तो आप जानते ही होंगे, जैसे संक्षारण मतलब कि जंग लगना। अब संक्षारण से बचने के उपाय, ठीक है। फर्स्ट उपाय है और सबसे आसान उपाय है एनोडीकरण। एनोडीकरण क्या होता है? जैसे एनोडीकरण में क्या होता है कि एल्युमिनियम पर मोटी O2 की परत, O2 मतलब ऑक्सीजन की परत चढ़ा दिया जाता है, कि परत चढ़ा दिया जाता है, जिससे कि एल्युमिनियम जो है और अधिक संक्षारण नहीं होता है और वह रुक जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। ये डायरेक्ट ही पूछ दिया जाता है। जैसे कि कोई भी मिश्र धातु है, यहाँ लिखिए पॉइंट बना के, मिश्र धातु और उसका निर्माण, ठीक है। देखिए मिश्र धातु के बारे में पूछ दिया जाता है। फर्स्ट है, यहाँ पे लिखते हैं मिश्र धातु, और यहाँ पे किससे मिलकर बना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, राइटिंग अच्छा नहीं है, कुछ पकड़ने हैबिट अभी नहीं है, इसलिए फर्स्ट यहाँ पे देखिए है स्टेनलेस स्टील। यहाँ स्टेनलेस स्टील जो है, इसको याद रखने के एक ट्रिक है फेनिकर। फेनिकर मतलब कि फे से हो गया Fe, नी से हो गया निकेल, कर से हो गया Cr, फेनिकर। फेरस निकेल क्रोमियम से मिलकर स्टेनलेस स्टील बनता है। सेकेंड है पीतल। पीतल जो है कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है, ठीक है। थर्ड है, देखिए फ्रेंड्स, पीतल और कांसा में बहुत ही कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको ध्यान से याद रखिएगा। थर्ड है कांसा, जो कॉपर और स्टेनस से बनता है, ठीक है। फोर है सोल्डर। सोल्डर क्या? सोल्डर जो सोल्डिंग आयरन किया जाता है उसी को सोल्डर कहते हैं, जो कि पीबी लेड और स्टेनस से बनता है। और फाइव है अमलगम, या फिर इसी को कहते हैं पारद, जो कि Hg प्लस जिंक, या फिर कोई धातु, जिंक के जगह कोई भी धातु हो सकता है, से मिलके बनता है अमलगम, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको ये चैप्टर
अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इस चैप्टर के पूरा डिटेल में लेक्चर देखने के लिए आप चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना होगा इस चैप्टर के नाम से, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बाय।